नमस्कार, वंदे मातरम। मैं विश्वजीत पांडे विश्व गुरु हिंदुस्तान के इस ऐतिहासिक पहल आत्मनिर्भर बिहार के वीडियो सीरीज के 9वें एपिसोड में आपके समक्ष हाजिर हूं। उम्मीद करता हूं आप अपने स्वजनों के साथ सकुशल हैं तथा एक समृद्ध भारतवर्ष एवं बिहार के समृद्धि की कामना कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बताते हुए काफी हर्ष हो रही है कि आपके स्नेह संदेशों और भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने हेतु आत्मनिर्भर बिहार का वीडियो सीरीज के माध्यम से बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार हेतु हमारे हर एक सुझावों पर आपकी अक्षरशः सहमति ने हमें पुनः आपका ऋणी बना दिया है। आशा करता हूं आप हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को समस्त हिंदुस्तान प्रेमियों तक अग्रेसित करके इस अभियान में अपना समर्थन प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, कल हमने डिस्कस किया था बिहार के माध्यमिक विद्यालयों की हकीकत, जिसके दरमियान हमने आपको यह सुझाव दिया था, हमारी टीम की रिपोर्ट ने आपको यह सुझाव दिया था कि जिसमें हमने यह भी आपको बताया था कि आप अपने क्षेत्र के सक्रिय कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों के बच्चों को सरकारी स्कूलों में प्रवेश की अनिवार्यता एवं बाध्यता का कानून लागू करने हेतु एवं आत्मनिर्भर बिहार की नींव रखते हुए माध्यमिक विद्यालयों में संस्कृत, अंग्रेजी, कंप्यूटर एवं फिजिकल एजुकेशन पर विशेष ध्यान देने हेतु हर स्तर पर दबाव बनाए, ताकि बिहार को अपनी खोई हुई शैक्षणिक साख प्राप्त कर राजेंद्र प्रसाद जैसी प्रतिभा भारतवर्ष को उपहार स्वरूप प्रदान करने में आसानी हो। दोस्तों, आपको बताते हुए काफी खुशी हो रही है कि आज हमारे एक दिव्य एवं आदरणीय शुभचिंतक ने हमसे यह आग्रह किया, हमें यह बताया, हमें यह आदेश दिया कि आज मातृ दिवस के शुभ अवसर पर हमें हमारी टीम की ओर से एक ऐसा वैदिक कालीन तथ्यों को सामने रखते हुए, वैदिक कालीन एवं वर्तमान भारत के तथ्यों को सामने रखते हुए नारी सशक्तिकरण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए और उस पर चर्चा की जाए। आप उनके विचार का स्वागत करते हुए काफी कम समय में हमारी टीम ने एक रिपोर्ट तैयार किया है और मुझे यह उम्मीद है कि आपको यह रिपोर्ट पसंद आएगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं वैदिक कालीन नारी शिक्षा एवं महिला सशक्तिकरण के संबंध में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, जब मातृ दिवस की बात आती है तो हमको यह बताना आवश्यक हो जाता है कि माँ एक ऐसी संज्ञा है जिसमें सारा संसार व्याप्त है। माँ की व्याख्या साधारण कलम के वर्ष की बात ही नहीं है। इस पुण्य अवसर पर भूमंडल के सभी माताओं को हमारी पूरी टीम की ओर से प्रणाम है, शत शत नमन है, उनका वंदन है। दोस्तों, आप मेरे इस बात से पूर्णतः सहमत होंगे कि किसी भी देश या समाज के विकास मापकों को महिलाओं और बच्चों की स्थिति ही स्पष्ट करती है, क्योंकि बच्चा जहां देश का भविष्य होता है, वहीं एक स्त्री जिसे हम मां कहते हैं, उसकी पहली शिक्षिका, पोषिका और दिग्दर्शिका होती है। परंतु वर्तमान समय में तमाम प्रयासों के बावजूद देश में महिलाओं की स्थिति बेहद ही चिंताजनक है। अगर हम अपने बिहार की बात करें तो बिहार भी इसे छूता नहीं है, हालांकि एक स्तर ऊपर ही है। आए दिन दहेज से पीड़ित महिलाओं की संख्या और दहेज के लिए प्रताड़ित महिलाओं की संख्या और उसके संबंध में समाचार हमें दुखित करती हैं। दोस्तों, वर्तमान समय में यूनिसेफ जैसे अंतरराष्ट्रीय संगठन आज भी नारी शिक्षा एवं नारी सशक्तिकरण के महत्व पर अपनी चिंता जता चुके हैं। आप सब इस बात को भली भांति समझते हैं कि किसी भी देश में परिवर्तन या क्रांति में महिलाएं अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं और भारतवर्ष इसका ज्वलंत उदाहरण है। इस ज्वलंत उदाहरण का नाम है महारानी लक्ष्मीबाई। किंतु तमाम प्रयासों के बावजूद सेकेंडरी स्कूलों में दाखिले के मामले में हमारी स्थिति बेहद खराब है। हम इस मामले में आज भी अनेकों देशों से पिछड़े हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे यहाँ महिला साक्षरता की दर 65.46% ही है, फिर भी हम वैश्विक अनुपात 79.07% से पीछे हैं। वहीं स्कूल छोड़ने की दर की बात करें तो हम आज भी 83.5% पे हैं, जो कि बेहद उच्च है और शर्मनाक है। ये भारतीय समाज के लिए बेहद चिंताजनक है, क्योंकि हम उस समाज में निवास कर रहे हैं जहां पे बच्चों के पालन पोषण की अधिकांशतः जिम्मेदारियां मां की होती है। ऐसे में हम आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे? किस तरह के समाज की कल्पना करेंगे जब मां ही निरक्षर होगी? यही वजह है कि हम अपनी नई शिक्षा नीति का एक उद्देश्य यह निर्धारित किए हैं, ताकि जहां पे हमें इस शिक्षा नीति के माध्यम से यह संदेश देने का कोशिश करती है हमारी सरकार, जिसमें यह कहा जाता है कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं के स्तर को सुधारने के लिए किया जाएगा।
राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली महिलाओं के सशक्तिकरण में सकारात्मक हस्तक्षेपकर्ता की भूमिका अदा करेगी। फिर भी हमें अभी भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत से पड़ावों को पार करना शेष है। यह बताने के लिए काफी है कि महिला सशक्तिकरण एवं ज्ञानवाद समाज के उदय में महिला शिक्षा का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। हम आधुनिक समाज एवं आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी नारी शिक्षा में 100% तो दूर, पुरुषों के समान स्तर पर भी नहीं पहुंच पाए हैं। यह काफी चिंताजनक है। जब हम वैदिक काल पर नजर डालते हैं तो हजारों साल पहले समाज के ऊपर अध्ययन करने से पता चलता है कि पहले का समाज भी ज्यादा उन्नतिशील था, जो जीवन को व्यर्थ नहीं मानता था बल्कि प्रवृत्ति मार्गी था, जो जीवन के प्रति आशावादी एवं कर्मठ था। उनकी प्रार्थना की ऋचाएं ऐसी हैं जो आदमियों के भीतर उमंग जगाती थी। उनकी प्रार्थना लंबी आयु, स्वस्थ शरीर, विजय, आनंद और समृद्धि के लिए ही की जाती थी। निश्चय ही ऐसे समाज में रहने वाली हर जाति, वर्ण, वर्ग एवं नारी को भी हर क्षेत्र में पर्याप्त स्वतंत्रता मिली थी। वैदिक समाज में हमें पर्याप्त सामाजिक गतिशीलता देखने को मिलती है। यही वजह है कि वैदिक युगीन नारियां आज भी आदर्श बनी हुई हैं। वैदिक कालीन सभ्यता में जब नारी की परिस्थिति पर गौर करते हैं तो हमें यह ज्ञात होता है कि परंपरागत रूप से भारत के इतिहास में विश्व के अन्य भूभागों की तुलना में महिलाओं की स्थिति काफी उच्च थी और सम्मानजनक थी। जी हाँ, सनातन धर्म को छोड़कर विश्व का कोई भी धर्म स्त्री को इतनी अधिकता और एवं प्रधानता नहीं देता है जितना हमारा सनातन धर्म देता है। इसका सुंदर सा उदाहरण देखिए। इसका सबसे सुंदर उदाहरण है हिंदू विवाह पद्धति। जी हाँ, भारतीय संस्कृति में विवाह को एक धार्मिक कृत्य माना गया है। विवाह में कन्या पक्ष की ओर से कन्यादान दिया जाता है, जो दर्शाता है कि लड़का पक्ष याचक है और लड़की पक्ष दाता है। दाता पक्ष हमेशा याचक पक्ष से बड़ा होता है। इसी प्रकार का एक अन्य उम्दा विचार धर्मशास्त्रों में देखने को मिलता है कि परमात्मा ने इस संसार के दो भाग करके एक पुरुष और दूसरा स्त्री बनाया, अर्थात स्त्री और पुरुष को समान स्थान प्रदान किया। इसके अतिरिक्त अगर वैदिक कालों का दर्शन करें, हम अपने धर्म ग्रंथों का दर्शन करें, तो अर्धनारीश्वर की जो कल्पना की गई है वह बताती है कि स्त्री पुरुष के मिलन से ही मानव समाज का, मानव जीवन का विकास हुआ है। यह इस बात की ओर भी संकेत करता है कि नर नारी पूर्ण रूप से समान है एवं उनमें एक के दोष को दूसरे के गुण से अलग नहीं किया जा सकता है और एक के गुण को दूसरे का दोष नहीं माना जा सकता है। यह सिद्ध होता है कि वैदिक काल का समाज एक प्रगतिशील, आशावादी समाज था, जहां हर नर नारी को समान स्थान प्राप्त था। वैदिक कालीन प्रगतिशीलता के लिए बहुत हद तक वहां की उन्नतिशील शिक्षा व्यवस्था उत्तरदायी थी। जी हाँ, वेदों में कहा गया है सा विद्या विमुक्तये, अर्थात शिक्षा किसी व्यक्ति को उदार बनाती है। संभवतः यही कारण है कि वैदिक काल में बाल विवाह नहीं था, पर्दा प्रथा नहीं थी, सती प्रथा जैसी बुराइयां प्रचलित बिल्कुल नहीं थी। वे उत्सवों तथा यज्ञों में भाग लेती थी। नारियों को पर्याप्त स्वतंत्रता प्राप्त थी। शिक्षा के महत्व को देखते हुए ही वेदों में स्त्री शिक्षा का पर्याप्त व्यवस्था दृष्टिगोचर होती है। वेदों में शिक्षा को आश्रम व्यवस्था एवं 16 संस्कारों के साथ जोड़ा गया है। बालिकाओं को ललित कलाओं की शिक्षा दी जाती थी। जिस प्रकार विवाह से पूर्व बालकों को ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना पड़ता था, उसी प्रकार बालिकाएं भी ब्रह्मचारिणी रूप में रहती थी। वे भी मेखला धारण करती थी। उपर्युक्त उल्लेख हमें अथर्ववेद में भी मिलता है। जी हाँ दोस्तों, यह जो रिपोर्ट हमने लिया है अथर्ववेद का हवाला देते हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि अथर्ववेद में ऐसा लिखा गया है, ब्रह्मचर्येण कन्या युवानं विद्यते पतिम्। बालक स्नातक होने पर विवाह करते थे, कुछ आजीवन ब्रह्मचारी रहते थे। इसी प्रकार बालिकाएं भी स्नातक होकर कुछ विवाह कर लेती थी, उन्हें सद्मोद्वाहा कहते थे, और कुछ आजन्म ब्रह्मचारिणी रहती थी, उन्हें ब्रह्मवादिनी कहा गया है। तपोमय जीवन बिताते हुए शास्त्र चर्चा में भी मग्न रहती थी और एक प्रगतिशील समाज हेतु अपने दायित्वों का निर्वहन करती थी। ऐसी ब्रह्मवादिनी नारियों में गार्गी और मैत्रेयी उल्लेखनीय है। जी हाँ, वैदिक शिक्षा पद्धति एवं स्वतंत्र तथा
समता मूलक समाज का ही प्रभाव था कि वैदिक काल में कई विदुषियों ने ऋचाओं की रचना की थी। वैदिक सूक्तों की रचना करने वाली महिलाओं की संख्या 20 से भी ज्यादा है, जो यह बताने के लिए पर्याप्त है कि वैदिक कालीन स्त्रियों की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। ब्रह्मवादिन ममता दीर्घत्मा ऋषि की माता थी। आपको यह बता दूं कि ये महान विदुषी और ब्रह्म ज्ञान संपन्न थी। अग्नि के उद्देश्य से किया हुआ इनका स्तुति पाठ ऋग्वेद संहिता के प्रथम मंडल के दशम सूक्त की ऋचा में मिलता है। आप यह देखने की कोशिश करें, आप यह पढ़ने की कोशिश करें कि हमारे वैदिक काल में स्त्रियों को किस स्तर पर रखा गया है, किस तरह का आदर दिया गया है। वहीं एक उदाहरण और सामने आता है कि अत्रि महर्षि के वंश में उत्पन्न विश्ववरा ने ऋग्वेद के 5वें मंडल के 28वें सूक्त में वर्णित 6 ऋचाओं की रचना की थी। दोस्तों, वर्तमान समय से अगर तुलना करें तो हम बिहार में यह देखकर काफी प्रसन्न होते हैं, काफी अच्छा लगता है कि वर्तमान सरकार ने नारी सशक्तिकरण की दिशा में पूर्व की सरकारों से बेहतर कार्य करते हुए नारी शिक्षा के विकास हेतु अनेकों कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लागू किए हैं, जो कि निश्चय ही प्रशंसनीय है एवं इसके लिए बिहार सरकार बधाई का पात्र है। दोस्तों, इस पुण्य अवसर पर आइए हम सब यह संकल्प लें कि अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम सब नारी शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना योगदान दें, ताकि बिहार को आत्मनिर्भर एवं भारतवर्ष को समृद्ध बनाने का मार्ग प्रशस्त हो सके। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप अपना वैचारिक समर्थन इसी तरह हमें प्रदान करते रहेंगे और इस वीडियो संदेश के कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया प्रदान करते हुए समस्त बिहार एवं भारत प्रेमियों को इस वीडियो संदेश को अग्रेषित करेंगे। कल मिलते हैं भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने हेतु बिहार की शिक्षा व्यवस्था की नई चुनौतियों एवं समाधान के साथ। तब तक के लिए प्रणाम।